सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर, पहले टॉपिक के बारे में, विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी चीज हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के आगे फर्दर टॉपिक्स के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए, जेई नीट के लिए भी, एक फाउंडेशनल कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। मतलब आप राइट तरीके से यूज करोगे तो यार अच्छा यूज आएगा आपके लिए भी, उसमें कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि यार जैसे मैं देख रहा था कि लास्ट वीडियो में जितने भी व्यूज आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे एक अपील है कि ये चैनल बड़ा आपकी मदद से ही होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि सामने आपको जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ में मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, या आप क्या और अपने तरफ से जो भी डिमांड रखते हैं वो मैं पूरा करूंगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है सजल शर्मा। मैंने सीबीएसई से स्कूलिंग कंप्लीट की है और क्लास 12th में मैंने सीबीएसई में 86% स्कोर किया था, जिसमें फिजिक्स में 95 मेरे मार्क्स थे। उसके बाद मैं बीटेक किया। बीटेक में ऑनर्स के साथ कंप्लीट किया मैंने बीटेक, और उसके बाद गेट होता है एग्जामिनेशन, मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। इसमें द बेस्ट रैंक इज ऑल इंडिया रैंक 770 इन इंजीनियरिंग साइंस पेपर। आज आगे की बात में अगर डिस्कस करें तो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका सिर्फ डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसकी बात होती है। पहला टॉपिक है आज का, 15 मिनट का अपने को कंप्लीट करना रहेगा, जल्दी से जल्दी टारगेट ये रखते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। Here we study the forces, fields and potentials associated with the static charge. डेफिनेशन हो सकता है आपको पूछ ले, इसलिए मैं इस बार इसको लिख देता हूं डेफिनेशन को। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। It includes study of forces, fields and potential. Potentials associated with the static charge. स्टैटिक चार्ज, ठीक है, सी है ये आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन निकल कर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके एग्जांपल्स आप जस्ट सुन लीजिए। लाउड स्पीकर पे यूज होता है, और फ्लाई ऐश कलेक्शन चिमनीज में भी यूज होता है, और जेरोक्स कॉपिंग मशीन में भी यूज होता है, और इन द डिजाइन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब यूज्ड इन टेलीविजन एंड रेडार। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इस पे बताया गया है कि दो प्रकार के ही इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, किस एक्सपेरिमेंट से अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, किन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स ड्यू फे ने एक्सपेरिमेंट किया था। किस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? एक्सपेरिमेंट ये किया था कि एक सिल्क थ्रेड से उन्होंने एक ग्लास रॉड को
rub rub a glass rod with silk and suspend it from rigid support by means of silk thread. Bring another similarly charged rod near it. The two rods will repel each other. इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, इसको आप सिल्क क्लॉथ से रब किए, ठीक है, रब करके आप इसको इस सिल्क थ्रेड से लटका दिए। सेम एक और रॉड को आप क्या किए, रब किए सिल्क थ्रेड से। ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, और इसको सिल्क थ्रेड से आप रब किए, ठीक है। अब दोनों को पास लाए, द टू विल रिपेल ईच अदर। अपन यहां पर ये देख रहे हैं, ये दोनों ग्लास रॉड है, ठीक है। दूसरी बात, ये सिल्क थ्रेड है दोनों, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि दोनों में जो चार्ज इंड्यूस हुआ था वो सेम था, तभी रिपेल ईच अदर हुआ। दूसरी बात, इसमें क्या किया गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट में एक प्लास्टिक रॉड को लिया गया, ठीक है। एक प्लास्टिक रॉड को अब लाया गया इसके पास। ब्रिंग अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल नियर द चार्ज ग्लास रॉड, द टू रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर जब आप इन दोनों के पास एक तीसरा रॉड लाओगे, यहां पे आप एक तीसरा रॉड लाते हो प्लास्टिक का, ठीक है, आफ्टर रबिंग बाय वूल, ठीक है। तो इसके पास जो चार्जेस होंगे ये दोनों विल अट्रैक्ट ईच अदर। पहले रिपेल कर रहे थे ये दोनों आपस में, अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो अलग है, यहाँ पे जो चार्ज है वो अलग है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपके पास। अब तीसरा एक चीज करते हैं। नाउ रब अ प्लास्टिक रॉड विथ वूल एंड सस्पेंड इट फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। Bring another similar charged plastic rod near it. There will be a repulsion between two rods. अब जो सेम चीज आप इसके साथ किए थे, एक और एक रॉड ले आओ यहाँ पर प्लास्टिक का ही, रब्ड विथ वूल, ये आपस में फिर से रिपेल ईच अदर कर देंगे। ये टू विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये रिपेल कर लेंगे, ये भी क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम काइंड ऑफ चार्ज है। ये आपस में इन दोनों क्या किए, अट्रैक्ट किए। मतलब ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं। कौन पॉजिटिव नेगेटिव इसकी तो बात की ही नहीं मैं, वैसे ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही चीज बताई गई है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी टाइप का, सुन लीजिए आप, ज्यादा इस पे फोकस करने का कोई औचित्य नहीं है। इस पे आवश्यकता ये है कि आपको समझ में आए कि दो ही टाइप के चार्जेस अवेलेबल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी सुन लीजिए आप, समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। इफ ए ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, पॉलिस्ट्रीन मतलब एक टाइप का बॉल होगा उसमें, पॉलिस्ट्रीन मटेरियल का, विच आर सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड्स, वैसे ये सिल्क के धागे से दोनों बॉल लटके रहेंगे। देन टू बॉल्स विल रिपेल इच अदर, मतलब वो रॉड को हम दोनों पॉलिस्ट्रीन बॉल से टच करा दिए, तो जो रॉड के पास चार्ज था वो रॉड का चार्ज दोनों बॉल्स पे ट्रांसफर हो गया। तो एक ही रॉड का चार्ज दोनों में ट्रांसफर हुआ है। सपोज उस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज था, है ना, तो वो जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज दोनों में गया, दोनों बॉल्स पे गया। ये रॉड का मान के चलो इसी रॉड से टच करा दिए दो बॉल्स को, ठीक है, और ये दोनों बॉल जो है सिल्क थ्रेड से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज दोनों में आ गया। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल ही करेंगे ना, वही लिखा है इसमें, दोनों विल रिपेल ईच अदर। दूसरी बात ये है कि इसमें तो रिपेल्शन आ गया,
उसके बाद क्या लिखा है इसमें, सिमिलरली 2 pith balls touched with a plastic rod rubbed with fur are found to repel each other. सेम प्लास्टिक रॉड के साथ भी किए कि दो प्लास्टिक मतलब एक प्लास्टिक रॉड था, फिर 2 पिथ बॉल्स पॉलिस्ट्रीन मटेरियल के, पॉलिस्ट्रीन मतलब आप मान के सकते हो फाइबर प्लास्टिक इस टाइप से कुछ होगा, मतलब कोई उतना ठोस मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक के डेरिवेटिव वाला है पॉलिस्ट्रीन, ठीक है। उसको प्लास्टिक रॉड से टच कराया अपन, तो प्लास्टिक का जो चार्ज था वो दोनों पिथ बॉल्स पे आ गया। अब सेम चार्ज है तो अगेन वो रिपेल ईच अदर की, इस पे आगे वही लिखा हुआ है, are found to repel each other. But it is seen that a pith ball touched with a glass rod attracts another pith ball touched with a plastic rod. अब एक बॉल इसका उठा लिए हम लोग, किसका उठा लिए, जो ग्लास रॉड का था, और एक बॉल प्लास्टिक रॉड का उठा लिए जो टच था, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट किए। इसका मतलब एक ही है कि दो ही टाइप के चार्जेस इस पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो इंड्यूस जिस भी मटेरियल में हुआ उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो किए हैं। तो ये सबसे पहली चीज बेसिक फिनोमिनन है। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी नोट that the charges produced on a glass rod is different from charges produced on a plastic rod. अलग अलग है भाई चार्जेस दोनों rods में. Also the charge produced on a pith ball touched with a glass rod is different from the charge produced on pith ball touched with a plastic rod. Balls का भी दोनों charges अलग है. Hence we conclude that there are only two kinds of charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो दूसरा स्टेटमेंट है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. और जो मटेरियल है जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो किया, पॉजिटिव वाले से कनेक्ट होके पॉजिटिव पाना, तो वो पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहलाता है, इंड्यूस होता है उसमें. ये बेसिक सा लेक्चर था यार आपके लिए, जहाँ पे अपन चार्जेस को ये बताए कि दो ही टाइप का चार्ज होता है और उससे कैसे प्रूफ कर सकते हैं दो टाइप का. ये दो एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही बेसिक सा, ये फर्स्ट क्लासेस, ये सेकंड क्लास है. फिर अगला टॉपिक जो होगा मैं नाम बता देता हूँ आपको. अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है. हालांकि इसमें सिंपली यही बताया गया है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कोई भी एक चीज दूसरे पर अप कर रही है तो किसका इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, इस वाले मटेरियल का इस पे जाएगा कि इस वाले मटेरियल के इस पे जाएगा. मतलब जो लूजली बॉन्ड रखेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए, वो मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा सामने वाले मटेरियल में. और इस एनर्जी को, जिस एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी चाहिए एक मटेरियल से उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, ट्रांसफर कराने में, मोशन कराने में, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन. जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. ये बेसिक से इसी में बताया गया है. अगर आगे और टॉपिक्स पे देखें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है इसके बाद, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इंडक्शन है. कंडक्टर्स और इंसुलेटर आप बेसिकली ये जान लो कि जिसके पास भरमार है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो कंडक्टर है. जो अच्छे से अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया उसके पास तो वो पूरे अपने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस चार्ज को, वेयर एज इंसुलेटर उस चार्ज को वहीं पे लोकलाइज रखेगा, वो अपने पूरे सरफेस पे उस चार्ज को फैलने नहीं देगा. कंडक्टर्स हैं जो अलाउ करते हैं ट्रैवलिंग ऑफ चार्जेस, और इंसुलेटर्स वो हैं जिनके थ्रू चार्जेस का मोशन पॉसिबल नहीं होता. यही मेन चीज है. इसमें आपको अर्थिंग, लाइव, न्यूट्रल, इस वायर को भी बताया गया कि अर्थिंग क्यों दिया जाता है, कि जो भी चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो एक्यूमुलेट ना हो बॉडी सरफेस पे ताकि हमको शॉक ना लगे, वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में वापस से भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग. तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर में यार इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको समझने के लायक बस इतना ही है. इसमें इंसुलेटर्स में वही लिखा है जो अलाउ करे इजिली फ्लो वो आपका कंडक्टर, जो अलाउ ना करे वो है इंसुलेटर.
इसमें यही है मेनली चीज़। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है इसमें। जो अपना मेन टॉपिक इसके बाद आएगा वो आएगा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। क्वांटाइजेशन मतलब Q इज इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट चैप्टर का आगे टॉपिक्स रहेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रेफरेंस बुक के साथ हम लोग चल रहे हैं और क्लास लाइक फीलिंग है, तो डेफिनेटली यार आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं पसंद करता हूँ कि आपको टीच करूँ, रादर देन फैंसी थिंग्स और बहुत सारी हैक्टिक चीज़ें से नहीं। आपको समझ में भी आना चाहिए, वर्डिंग्स भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे बुक रीडिंग की आपकी हैबिट बनेगी। मैं आके समझा दूंगा, उससे नोट्स भी बनवा दूंगा, मगर आपका बुक रीडिंग वाला पार्ट रह जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। बुक रीडिंग की भी हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद तो न्यूमेरिकल आ ही रहे हैं, बस 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद न्यूमेरिकल आ रहा है। वैसे ये टॉपिक आराम से स्किप किया जा सकता था, मगर मुझे लगा कि नहीं, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया है। जो भी बुक पे है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, रीड आउट करके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। उसके बाद आगे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए इस वीडियो को आप तुरंत में भी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और क्या करोगे आप, लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो, और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और चार्जेस के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको प्रूव किया था, और थोड़ा बहुत बात हमारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में मैंने की थी। अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 से 4 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, अच्छे एग्जांपल्स हैं। उसके लिए आपको 2 ही फार्मूला की नीड है, विच इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना होता है, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, 0, 1, 2, 3, ये चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका, इसकी वैल्यू होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग एक पहला न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया हो गया है, विच इज़ बिगर अ कूलम और ए चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब भाई एक कूलम बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, बताइए आप। सबसे पहली बात, ये तो एकदम स्पष्ट है कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज इसमें बनता है। एक कूलम का कितना बनेगा, 1/1.6 10 टू द पावर -19, इतना सारा। ये नंबर निकल कर आ रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 6.25 10 टू द पावर 18, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके एक कूलम में होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जो है आपके एक कूलम में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बड़ा हुआ कि चार्ज ऑन 1 कूलम बड़ा हुआ, डेफिनेटली यार चार्ज ऑन 1 कूलम बड़ा होता है। ये आपको वैल्यू के साथ मैंने शो कर दिया। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अ कोम ड्रॉन थ्रू ए पर्सन's hair on a dry day causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. मतलब किसी ड्राई दिन में कोई पर्सन कंघी से किया, तो उस पर्सन के बाल से 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स जो है कोम्ब में चले गए। तो हमको कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कोम्ब, कोम्ब में कितने चार्ज है वो आपको बताना है। यहाँ पे भी एक ही फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल्स टू एन ई। बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप बेसिक से साथ कवर करते चलें। 10 टू द पावर 23, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये 3 बार में 3 से ये इंटू कर दो तो हो जाएगा 1600। ठीक है, इतना चार्ज आपका रहेगा। चार्ज ऑन कोम आ जाएगा इतना कूलम। ठीक, इतना कूलम आपका चार्ज आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सेकंड है ना। तीसरा सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब अपने को ये बताना है कि एक कितना टाइम रिक्वायर है पूरा 1 कूलम चार्ज उस बॉडी से निकलने के लिए। पहली बात तो अपन इस चीज़ को शुरू करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्चुअल है, हल्का सा सवाल, इसको रिप कर लेते हैं। सब बेसिक्स ही है, बट एनसीईआरटी के जो सवाल होते हैं ना अच्छे रहते हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है इसमें। भाई इसमें सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लो, चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। भाई आपको ये पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले आप ये कर लो कि 1 सेकेंड में चार्ज कितना निकल रहा है उस बॉडी से। उस बॉडी से क्या गिवन है, इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो कितना चार्ज निकल जाता है, अपने 10⁻9 निकलता है, तो अपने को चार्ज कैलकुलेट कर लो, चार्ज कितना निकलता है। चार्ज निकल जाता है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, इतना चार्ज निकल जाता है कितने में, 1 सेकेंड में। और सेकेंड अपन इसको कह सकते हैं। अब अपने को टोटल टाइम चाहिए किस चीज़ का, कि पूरा 1.6 इंटू 10⁻, मतलब 1 कूलम चार्ज निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको कैसे करेंगे, 1 कूलम में कितना वो रहता है आपका चार्ज, उसको बताओ आप। भाई ये आपका इतने कूलम पर सेकंड निकल रहा है, 1 कूलम में कितना सेकंड निकलेगा, इसको आप अपोजिट कर दो। पर सेकंड में इतना कूलम चार्ज निकल रहा है, तो 1 कूलम के लिए कितना निकलेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻10। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूँ, क्या बहुत बड़ा वैल्यू है तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। माइनस आएगा ना भाई, सोचा इसे कैसे हो रहा है करके। देखो इसमें भी क्या लिखा है, चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। हम 1 सेकेंड में निकाल लिए कि इतना चार्ज आ जाता है अपना बाहर। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ, अब कितना टाइम लग रहा है, इतना चार्ज इतने सेकंड में आ जा रहे हैं, मतलब इतना चार्ज इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 1 कूलम में आपका इतने सेकंड में 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में आएगा, ऐसे करके 1 करके इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिए। इधर अपना सेकंड वाला है मान के चलो, ये जी ऐसे हो गया, ये सेकंड इधर आ गया। ठीक, अब ये निकल के आ रहा है वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 198.18 ईयर्स। बहुत टाइम लगेगा भाई इतना 1 कूलम ऑफ चार्ज निकलने के लिए। बस कुछ नहीं है, ट्रांसपोज ही, इसमें कुछ खास नहीं है, इतना टाइम आपको लग जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर ऑन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहली बात आप बताओ कि एक कप में कितना मास एक्वायर हो सकता, एक कप कितना मास एक्वायर कर सकता है, ये बताओ आप मेरे को। दिया है कुछ कप का उसमें कि कितना मास वो एक्वायर कर सकता है, नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि एक कप ऑफ मास में हम मान के चलते हैं। ये पूछा है कि एक कप ऑफ मास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे। हम मान लेते हैं कि कप का जो साइज़ है वो 250 ग्राम का है। ठीक है, 250 ग्राम का है, प्लस जो आपका मास होता है H2O का वो कितना होता है 18 ग्राम्स। ठीक है, 18 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एवोगैड्रो नंबर से अपन निकाल सकते हैं इस चीज़ को, 6.22 10⁻23।
मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जिसके भी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं उसके हम लोग उस चीज़ को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 ग्राम्स में था, अब अपने को चाहिए कितना, 250 ग्राम का। तो अगेन 1 ग्राम में कितना हो गया, 6.22, ये नीचे आ गया, अब 1 ग्राम हो गया, डिवाइड बाई 18। अब अपने को चाहिए 250 ग्राम का, तो 250 से इंटू कर दो दोनों तरफ, निकल जाएगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इसका वैल्यू देख लेता हूँ मैं क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स आ रहा है। 8.36 कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा आपको, बाकी काफ़ी हार्ड है कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा। 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 कितने मॉलिक्यूल्स। अब ये बता दो कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं। H2O ये हो गया 2 है ना, और ये हो गया 8 एटॉमिक नंबर, तो 10 प्रोटॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। अब भाई पानी छूते झटका तो मारता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, एक मॉलिक्यूल में इतने, तो अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ठीक, ये आ जाएगा 8.36 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, चार्जेस भी दोनों में बराबर ही होगा। चार्ज निकाल लो, एक ही फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू NE। N आ गया अपने पास 8.36 10⁻25। E क्या होता है 1.6 10⁻⁻19। ये जो चार्ज निकल के आ रहा है, कितना कूलम निकल के आ रहा है देख लेता हूँ मैं, 1.33 इंटू 10⁻7 1.33 10⁻7 कूलम। इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि भाई पानी एक कप है तो आपको झटका थोड़ी मारेगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स था, जिसमें आपको चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE के बेस पे ही सवाल थे। आप अगले कुछ टॉपिक्स में देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से भी नहीं, मेन जो आएगा ना अपना कूलम्स लॉ से स्टार्ट होगा, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस का। मैं बोला ये सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको आ जाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि NCERT से भी रिलेटेड था। और अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं, तो पहली बार देख रहे हैं, तो अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ सजल शर्मा, मैंने BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स के साथ, और मैंने गेट क्वालिफाइड किया है 3 बार, विच वन ऑफ द बेस्ट रैंक वाज AIER XE 770। और मैंने CBSE से स्कूलिंग की है, 12th CBSE में मेरे 86% थे, और उसके बाद मैंने फिज़िक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया था। उसके बेस पे जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी 4-5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और कंपटीशन एग्ज़ाम से मैं सीख पाया हूँ, इस वीडियोस के थ्रू डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ मैं ऐसे और भी फिजिक्स के कोर न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स और कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स बुक से रिलेटेड पूरे थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए मैं लाता रहूँगा। और आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को, आप इमीडिएट बेसिस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं। वैसे तो मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही एंटरटेन कर दूंगा। बताइएगा कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। टिल देन, धन्यवाद, जय श्री राम।